क्या भारत में बंद होने वाला है यूट्यूब? बीजेपी के फैसले ने पूरी दुनिया को चौंकाया। इजराइल का समर्थन करने के बाद अब मामला बेहद तूल पकड़ता जा रहा है और ये बात कोर्ट तक पहुंच गई है, जिसके बाद अब यह डर सता रहा है कि कहीं ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के बाद यूट्यूब पर बड़ा एक्शन ना हो जाए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को पढ़ने, लिखने और एंटरटेनमेंट करने में भरपूर सहयोग देता है। इसके बावजूद भी आखिर क्यों बीजेपी ने इतना खतरनाक फैसला लिया? अगर यूट्यूब बंद हो गया तो हमारे विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे इस लॉकडाउन में? दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद मेरे भी होश उड़ गए थे। इस पूरे खबर को हम बेहद विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि भारत ने यूएन में एक बार फिर से इजराइल का समर्थन किया है और इसी कारण इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान जारी किया है। इस बात को भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वही दूसरी तरफ जिस प्रकार रूस और चीन ने इजराइल के खिलाफ यूएन में वोट देकर एक खतरनाक साजिश रचा है, उस बात की भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि भारत ने एक बार फिर से पर्दे के पीछे छुपकर अपने दोस्त इजराइल की मदद की है। जिस प्रकार भगवान राम ने अपने दोस्त सुग्रीव की मदद के लिए पेड़ में छुपकर बलि वध किए थे। हमारी संस्कृति रही है कि हम अपने दोस्तों के साथ जन्म से लेकर अंत तक देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा भारत एक महान देश है जिसने एक बार फिर से अपनी सूझबूझ से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। जिस वक्त यूएन में इजराइल के खिलाफ यह वोटिंग चल रही थी, उसी दौरान वहां बैठे कई बड़े बड़े देश के नेताओं ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि रूस ने आंखों ही आंखों में इशारा करके भारत को ये संदेश देना चाहता था कि तुम भी इजराइल के खिलाफ वोट दो। लेकिन दोस्तों, भारत रूस की तरफ दगाबाज कभी नहीं हो सकता। जिस रूस ने दगाबाजी करते हुए आज चीन के साथ मिला हुआ है, उसकी बात भारत कभी नहीं मानेगा। और एक बार फिर से पूरे गर्व के साथ भारत ने अपने दोस्त इजराइल के समर्थन में खड़ा रहा और जितना हो सकता था उतना बचाव भी किया और इसी कारण पूरे इजराइल में जश्न का माहौल बना हुआ है। नेतन्याहू ने कहा, हम एक लोकतांत्रिक देश है और हमने हजारों रॉकेट हमले से अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए जवाबी कार्रवाई की थी। इसे लेकर हमें दोषी करार दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मजाक है। यह दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए प्रोत्साहन देने वाला साबित होगा और भारत भी चाहता है कि दुनिया से आतंकवाद का नामो निशान मिटना चाहिए। और अभी ये माना जा रहा है कि इजराइल के बड़े नेताओं ने इशारों ही इशारों में भारत को धन्यवाद कहा है, जिसे आधी दुनिया समझ ही नहीं पाएगी। और दोस्तों, हम समझते हैं कि भारत के इस निर्णय के पीछे आप लोगों का समर्थन सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, जिसमें आप लोगों ने इजराइल का जबरदस्त समर्थन देकर पूरे दुनिया में भारत के हित में और आतंकवाद के खिलाफ अपने आवाज बुलंद की है। इसके लिए आप सबको बधाई। हमारा समर्थन करने के लिए आप हमें एक छोटा सा लाइक दे सकते हैं और हम उतने में ही खुश हैं। राज्यसभा से भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, 2 रविवार पहले VHS ज्ञान गंगा प्रोग्राम में मैंने और रक्षा मंत्रों के जानकार अभिजीत अय्यर ने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल की बमबारी के बारे में चर्चा की थी। यह कार्यक्रम इतना प्रभावी और कारगर था कि यूट्यूब ने इस प्रोग्राम की स्क्रीनिंग ही हटा दी। निराशा करने वाली बात। स्वामी ने अपने एक अन्य ट्वीट में बताया, मैं हमास के हमलों के खिलाफ इजराइल के बचाव पर दिए गए बयानों और अभिजीत अय्यर के साथ की गई अपने बातचीत के वीडियो को हटाए जाने के खिलाफ अमेरिका के जाने माने वकीलों से यूट्यूब पर मुकदमा चलाने पर बात कर रहा हूँ। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी का यूट्यूब के खिलाफ बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार पहले ही सोशल मीडिया कंपनियों से नए IT नियमों के लागू कराने को लेकर उलझी है। हालांकि यहाँ गूगल और यूट्यूब ने नए नियमों का मानने का ऐलान किया है, वही ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों ने इस पर आपत्ति जताई है। परिषद का विशेष सत्र पूर्वी यरूशलेम समेत फिलिस्तीनी क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने विशेष सत्र में कहा कि भारत गाजा में इजराइल और सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष विराम में सहयोग देने वाले क्षेत्रीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत करता है। उन्होंने कहा, भारत सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने और उन कदमों से गुरेज करने की अपील करता है जो तनाव बढ़ाता हो। उन्होंने कहा, भारत ऐसे प्रयासों से परहेज करने को कहता है जो पूर्वी यरूशलेम और उसके आस पड़ोस के इलाकों में मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने के लिए हो। पांडे ने
एक बयान में यरूशलेम में जारी हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की, खासकर हरम अल शरीफ और अन्य फिलिस्तीनी क्षेत्र में। इजराइल और हमास दोनों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई है, जो 11 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद पिछले शुक्रवार से प्रभावी हुआ। पांडे ने कहा कि भारत इस बात से पूरी तरह सहमत है कि क्षेत्र में उत्पन्न स्थितियों और वहां के लोगों की समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए वार्ता ही एकमात्र विकल्प है। दोस्तों, आपको बताते चले कि मिडिल ईस्ट के देशों में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा सबसे प्यारा दोस्त कौन है, तो आपका जवाब होगा इजराइल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट में हमारा सबसे प्यारा दोस्त कौन है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग सऊदी अरब का नाम लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएई भारत का एक भरोसेमंद दोस्त है। हालांकि यह बात आप में से कई लोगों को पता भी होंगे कि यूएई कई मौके पर भारत की बढ़ चढ़कर मदद की है, और साथ में भारत, इजराइल और यूएई इन तीनों देशों का गठबंधन कैसे मिडिल ईस्ट में मजबूत होता जा रहा है, जिसमें अब जल्द ही सऊदी अरब भी शामिल हो सकता है। आज इस बात की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि यूएई का एक मशहूर शहर जिसका नाम दुबई है, वहाँ के बुर्ज खलीफा पर आखिर क्यों बार बार तिरंगा शो दिखाई देता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आखिर क्यों आईपीएल और अन्य क्रिकेट टूर्नामेंट यूएई में ही हो रहा है, इस बात का भी खुलासा आज हम करने वाले हैं। इतना ही नहीं, जब भी भारत किसी मुसीबत में होता है तो यूएई जैसा भरोसेमंद दोस्त हमेशा भारत के साथ खड़ा होता है, चाहे वे भारत में बाढ़ की समस्या हो, या फिर आतंकवाद की हो, या फिर आजकल कोरोना वायरस की हो। आखिर क्यों बॉलीवुड के संबंध यूएई से इतना मजबूत है, आज हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आखिर गोल्डन वीजा क्या होता है और यूएई ने संजय दत्त को गोल्डन वीजा क्यों दिया। इन सभी बातों पर बेहद विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूएई देश का ज्यादातर व्यापार तेल से चलता है, लेकिन यहाँ की सरकार ने जबरदस्त फुर्ती दिखाते हुए अपने व्यापार को अब तेल से शिफ्ट करके नए नए बिजनेस में एक्सपेंड कर दिया है, और इसी कारण यूएई अपने अलग अलग शहरों का प्रचार प्रसार हमेशा करता रहता है। तकरीबन 35 लाख भारतीय यूएई में आज भी रहते हैं, और इसके लिए वहाँ की सरकार इनका पूरा ध्यान रखती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जब यूएई कोरोना संकट से गुजर रहा था, तब भारत के 105 डॉक्टरों और नर्सों की एक मेडिकल टीम तत्काल वहां पहुंच गई थी, जिसके बाद हमारे देश के डॉक्टरों ने गेम चेंज करते हुए कोरोना को हरा दिया था। वैसे तो अब पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा होने लायक नहीं बचा, लेकिन जब उनके नेताओं को ज्यादा चढ़ जाती है तो ये लोग भारत के खिलाफ बकवास उगलने लगते हैं, और ऐसे में जब माहौल ज्यादा गर्म हो जाता है तो यूएई भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण यूएई भारत और पाकिस्तान दोनों का एक अच्छा दोस्त है। अब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए हैं, तो यूएई ने अपने मध्यस्थता के आधार पर युद्ध रोकने की कोशिश की है, और फिर लाखों मासूमों के मौत को टाल दिया है। भारत और पाकिस्तान दोनों देश के लोग यूएई में रहते हैं, वहाँ अपना व्यापार भी करते हैं, और इसी कारण वहाँ की सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय और पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को यहाँ लाया जाए, ताकि उनका देश तरक्की करे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या भारत भी कुछ ऐसा कर सकता है ताकि उनके अपने देश के नागरिक अपना ही देश छोड़कर कहीं और बाहर ना चले जाए? क्योंकि पहले अमेरिका और यूरोप दोनों ही हमारे अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट कर लिया करते थे, और अब यूएई हमारे टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहा है।